हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम यूजीसी नेट के जो पेपर्स हैं लोक प्रशासन के, उसमें से जो ये पेपर हैं वो हैं सन 2011 का। 2011 जून का ये पेपर सेकंड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2011 में जो सिलेबस का पैटर्न था उसमें एक पेपर सेकंड और पेपर थर्ड होता था। फर्स्ट पेपर कॉमन होता है। ये जो पेपर हैं ये लोक प्रशासन का पेपर है जून 2011 का। इसको आज हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर। इसमें कुल 50 प्रश्न आते थे पहले के पैटर्न में, जो पेपर सेकंड होता था, और 75 क्वेश्चन पेपर थर्ड में पूछे जाते थे। इसका जो पहला प्रश्न है पेपर का, वह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए है एल उर्वरिक, बी है एम पी फॉलेट, सी है लूथर गुलिक और डी है मुने। तो इसमें जो सही आंसर है वह है एम पी फॉलेट। एम पी फॉलेट ये शास्त्रीय सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। इसमें एल उर्वरिक, लूथर गुलिक और मुने ये तीनों शास्त्रीय सिद्धांत से संबद्ध हैं। एमपी फोलेट को शास्त्रीय और व्यवहारीय सिद्धांत के पूल के रूप में जाना जाता है। मतलब एमपी फोलेट एक ट्रांजिशन पीरियड में आई थी जहाँ पे शास्त्रीय और व्यवहारवादी दोनों सिद्धांत एक दूसरे से अलग हो रहे थे। यानी एमपी फोलेट शास्त्रीय सिद्धांत की भी बात करती हैं और व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करती हैं, परंतु एल उर्वरिक, लूथर गुलिक और मुने ये मूल रूप से शास्त्रीय सिद्धांत से संबद्ध है। लूथर गुलिक और एल उर्वरिक इन दोनों ने मिलकर 1939 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये जो शास्त्रीय सिद्धांत था इसकी पराकाष्ठा थी 1939 में। 1939 के बाद एक शिफ्ट होता है पैराडाइम का और एक नई अवधारणा आती है जो 1947 तक चलती है। इसे प्रशासन का चुनौती काल भी कहा जाता है। तो ये है, इसका सही आंसर है एमपी फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार वित्त है, ये कथन किसका है। यानी सरकार को वित्त की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी है लॉयड जॉर्ज, सी है हूवर कमीशन और डी है एफ एम मार्क्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लॉयड जॉर्ज। दोस्तों, लॉयड जॉर्ज ने सरकार को वित्त की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार में जो वित्त है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी इन्होंने वित्त को सरकार के समान माना है। किसी भी प्रशासन में वित्त की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कथन था लॉयड जॉर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार को सत्ता हस्तांतरण का अभिप्राय है। यानी जब केंद्र सरकार नीचे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है सीजी और ये एसजी स्टेट गवर्नमेंट, जब सत्ता का हस्तांतरण नीचे की ओर होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। इसमें हेनरी फ्योल का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि हर वह प्रक्रिया जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाती हैं उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, और जो इसके उल्टा कम करती हैं उसको केंद्रीकरण कहते हैं। यानी जो हेनरी फ्योल हैं, हेनरी फ्योल ने कहा है कि कोई भी प्रोसेस है, अपन माने कि ये कोई एक प्रोसेस है, ये अगर नीचे की ओर जो लोग हैं अधीनस्थ सबॉर्डिनेट उनकी भूमिका को बढ़ा रही हैं मतलब प्लस, इसका मतलब है कि ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। वहीं अगर
ऐसी कोई प्रक्रिया जो इनके महत्व को घटा रही है, यानी वो केंद्रीकरण है। इसका उल्टा केंद्रीकरण हो जाएगा। जो सबऑर्डिनेट्स के पावर को कम करती हैं वो सेंट्रलाइजेशन है, और जो सबऑर्डिनेट्स के पावर को बढ़ाती हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लोक प्रशासन के विकास के क्रम है जो उसके कौन से चरण में संगठन के सिद्धांतों को लोकोक्तियां कहते हुए चुनौती दी गई थी। अपने को पता है लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है वो कई चरणों में हुआ है। उसके विभिन्न चरण बताए गए हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 महत्वपूर्ण चरण हैं। अब ये जो प्रश्न पूछा है कि इसको लोकोक्तियां कहकर किसने मतलब चुनौती दी थी, तो ये जो चरण है इसका सही आंसर है तीसरा चरण। ये तीसरा चरण 1938 से 1947 इसके बीच का काल है, जब लोक प्रशासन को चुनौती मिली थी अपने आप को साबित करने के लिए। तो इस जो काल में इनको लोकोक्तियों के नाम से पुकारा गया था, और उसमें हर्बर्ट साइमन सबसे इम्पोर्टेंट थे। जो लोक प्रशासन के सबसे बड़े आलोचक थे हर्बर्ट साइमन, एच साइमन। हर्बर्ट साइमन ने इसको लोकोक्तियों, लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे, जो संगठन के सिद्धांत थे, उनको लोकोक्तियों कहकर पुकारा था। तो ये हर्बर्ट साइमन सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर थे इस काल के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मूलतः 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 50% से कम, ऑप्शन डी है 1/3 से कम नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी। डी इसका सही जवाब है, 1/3 से कम नहीं। यानी जो 73वां संविधान संशोधन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, और नरसिम्हा राव की सरकार ने ये अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम को पारित कर जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसके अंदर इन्होंने एक 9वां भाग जोड़ा था। भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान को जो आर्टिकल था 243 में स्थानीय शासन के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, हम जानते हैं। और इसमें जो 9वां भाग था वो पंचायत के रूप में जोड़ा गया था। इसका शीर्षक था पंचायत। इसके अंदर जो आर्टिकल था 243 में रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। और उन प्रावधानों में जो 1/3 से कम नहीं होगा, महिलाओं के आरक्षण की जो स्थिति थी उसमें यह कहा गया कि महिलाओं का आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, यानी वो 33% से 1/3 कुल पदों का 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस जो रिजर्वेशन है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस रिजर्वेशन में एससी और एसटी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एससी और एसटी इन कैटेगरी की महिलाओं का भी रिजर्वेशन, मतलब इस 1/3 रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया गया एससी एसटी को। तो यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या ओबीसी वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन था? नहीं। ओबीसी और जनरल, जो बैकवर्ड क्लास थी और जो जनरल क्लास थी, उनकी महिलाओं को पृथक से रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। ओबीसी और जनरल को समान माना गया, परंतु एससी एसटी को उनके जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे कुछ राज्यों ने इस रिजर्वेशन को आगे भी बढ़ाया, जैसे राजस्थान में 50% है वर्तमान में ये जो रिजर्वेशन है वुमेंस का। वुमेंस रिजर्वेशन को 50% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हमारा सामना अनेक प्रशासनिक विज्ञानों से नहीं बल्कि उस एक के साथ है जिसे सार्वजनिक तथा निजी मामलों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। यानी ये एक स्टेटमेंट है और इसमें पूछा गया कि ये किसका कथन है। ऑप्शन ए है हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, ऑप्शन सी है एल उर्वरिक और ऑप्शन डी है एम्पी फॉलेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो आंसर है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं क्लासिकल थ्योरी के, और इन्होंने ये चीज़ कही थी जो सार्वजनिक और निजी प्रशासन है उसको एक माना था हेनरी फेयोल ने। और इनके साथ जो दूसरे थिंकर थे उनमें एक तो एल उर्वरिक और एम्पी फॉलेट, यानी ये तीनों थिंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इनको बराबर मानते हैं। तो ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते, इसलिए ये तीनों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान रूप से मानने वाले प्रशासनिक विचारकों में माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, निष्पादन बजट प्रथमतः किस देश में आरंभ किया गया था। ऑप्शन है यूके, फ्रांस, यूएसए और भारत। अब आप देखो, निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बेस्ड बजट होता है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यूएसए। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो पहला देश था जिसने सबसे पहले निष्पादन बजट को स्वीकार किया था। इसमें एक हूवर आयोग आया था, हूवर कमीशन। जो फर्स्ट हूवर कमीशन था उसने इसकी सिफारिश की थी, और 1949 में इन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। ट्रूमैन ने 1950 में निष्पादन बजट को अमेरिका में लागू किया गया था। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है। निष्पादन बजट में ये होता है कि प्रत्येक काम की परफॉर्मेंस को देखकर उस पे जो फाइनेंस है उसका एलोकेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में पैसा दिया गया था उसके मुकाबले उस योजना या परियोजना पे परफॉर्मेंस कैसी रही उसके आधार पे अगले वर्ष में पैसे का प्रावधान किया जाता है। तो ये था निष्पादन बजट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से नहीं है। मैक्स वेबर भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, और इन्होंने जो नौकरशाही है और जो सत्ता है इनको लेकर अपना क्लासिफिकेशन दिया था मैक्स वेबर ने। तो इसमें से मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, और 3 प्रकार में से जो सत्ता नहीं है उसका सही आंसर है सरकारी सत्ता। यानी मैक्स वेबर ने इस प्रकार को अपने सत्ता के वर्गीकरण में नहीं बताया था। उन्होंने बताया था करिश्माई, परंपरागत और वैधानिक तार्किक सत्ता। 3 प्रकार की सत्ता बताते हैं मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर कहते हैं कि जो करिश्माई सत्ता है यानी वे सत्ता जिसमें एक करिश्माई व्यक्ति का योगदान रहता है। वहीं पारंपरिक सत्ता है जो यानी जैसे राजा महाराजाओं की वंश प्रणाली के आधार पर जो शासन सौंपा जाता है वो पारंपरिक सत्ता, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, ये पारंपरिक सत्ता का उदाहरण है। वहीं वैधानिक और तार्किक सत्ता, वैधानिक और तार्किक सत्ता में क्या होता है, मानक नियम होते हैं, उसमें विधि होती हैं, उसके आधार पर सत्ता का हस्तांतरण होता है। यानी ये जो सत्ता है वो पद के अंदर नीत होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री का पद है, जो उस पद को धारित करेगा वो सत्ता उसके अंदर निहित होगी। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने ये सत्ता के 3 प्रकार बताए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राज्य लोक सेवा आयोग से पद त्याग का इच्छुक सदस्य अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसमें जो सही आंसर हैं इसके जैसे ऑप्शन देख लेते हैं अपन पहले। मुख्यमंत्री को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, संबंधित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, या राज्यपाल को। तो इसमें जो रेजिग्नेशन है वो स्टेट पीसीएस का अगर कोई सदस्य है वो पद त्याग करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल के नाम देता है। ये जो भारतीय संविधान है उसका भाग है 14 और इसके अंदर आर्टिकल है 316। आर्टिकल 316 के तहत कोई भी स्टेट पीसीएस का सदस्य है वो अपना त्याग पत्र प्रदान कर सकता है राज्यपाल को संबोधित करके। वहीं जो यूपीएससी हैं, यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी के मेंबर्स अपना जो त्यागपत्र हैं वो किसको संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति हैं भारत के उनको संबोधित करते हैं यूपीएससी के सदस्य। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सिविल सर्विसेज के लिए भर्ती प्रक्रिया हेतु सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए सतीश चंद्र समिति, के संथानम समिति, जीवी के राव समिति, एनएन वोरा समिति। तो जो प्रश्न 10 है इसका सही जवाब है सतीश चंद्र समिति। सतीश चंद्र समिति का गठन जो सिविल सर्विस की प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, उसकी सिफारिश के लिए किया गया था। और इस जो कमेटी की अध्यक्षता थी वो सतीश चंद्र ने की थी। भर्ती नीति और चयन पद्धति इस विषय पर एक कमेटी का जो गठन किया था ये 1988 में इसका गठन किया गया था। सतीश चंद्र जो कमेटी थी वो 1988 में गठित की गई थी और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1989 को सरकार को प्रदान की थी। इसमें जो 93 में 200 अंकों के निबंध का प्रश्न पत्र था और साक्षात्कार परीक्षा के लिए अधिकतम 250 से बढ़ाकर 300 अंक किए गए थे। इसने जो सिफारिशें दी थी उसमें से 1993 में यूपीएससी ने जो प्रावधान लागू किए थे सरकार ने, उसमें एक तो 200 मार्क्स इसका एक ऐसे का पेपर जोड़ा गया और जो 250 अंक का इंटरव्यू होता था उस इंटरव्यू की जगह 300 मार्क्स कर दिए गए। तो सतीश चंद्र की अध्यक्षता में 1988 में इस कमेटी का गठन किया गया। इन्होंने 1989 को अपनी सिफारिशें दी थी और उन सिफारिशों में से 1993 को सरकार ने एक तो 200 नंबर का ऐसे इसका पेपर ऐड किया और एक 250 नंबर की जगह 300 नंबर का इंटरव्यू कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। किसी भी परीक्षा में पिछली परीक्षा के प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो। ये पुराने प्रश्न पत्र आपको कहीं न कहीं हेल्प करते हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि इन पेपरों में जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऑप्शन में से ही नया प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। इसलिए हर उस अभ्यर्थी को किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले पुराने परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब लोगों की सुविधा के लिए ये वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें अपन पहला पेपर सोल्व कर रहे हैं। यूजीसी नेट 2011 का पेपर सेकंड है, ये जून में जो एग्ज़ाम हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। लोक प्रशासन का संबंध केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा के क्रियाकलापों से है, ये किन विद्वानों का दृष्टिकोण है? यानी इसमें केवल और केवल जो संकीर्ण विचारधारा है वो कहती हैं कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो केवल एग्जीक्यूटिव से है, कार्यपालिका से है। तो इस विचारधारा से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनका चयन अपने को करना है।
चार थिंकर है साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल और वुड्रो विल्सन। इसमें जो ऑप्शन ए है इसमें है 1 2 3, यानी साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल। बी में है 1 3 4, यानी साइमन, हेनरी फेयोल, वुड्रो विल्सन। सी के अंदर है लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, वुड्रो विल्सन। डी के अंदर है साइमन, लूथर गुलिक और वुड्रो विल्सन। अब इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ए, यानी हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक और हेनरी फ्योल। ये लोक प्रशासन की संकीर्ण विचारधारा से संबंध रखते हैं। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी से है, यानी जो कार्यपालिका की शाखा है, जो सरकार की कार्यपालिका है, उसका जो कार्य है वो केवल लोक प्रशासन का हिस्सा है, बाकी सब नहीं है। वुड्रो विल्सन ये लोक प्रशासन के जनक है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने सर्वप्रथम लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट के रूप में आगे बढ़ाया। वुड्रो विल्सन इसमें लोक प्रशासन में सभी कामों को शामिल मानते हैं, यानी ये व्यापक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाकी शेष जो प्रशासनिक चिंतक हैं वो लोक प्रशासन की कार्यपालिका शाखा कह सकते हैं, आप इसको संकीर्ण विचारधारा भी कह सकते हैं। इसमें दो उपागम हैं, संकीर्ण और एक है व्यापक। तो जो संकीर्ण विचारधारा, इससे ये सभी जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन से मेल सही हैं। इधर कुछ पुस्तकें दी गई हैं, उधर उसके राइटर्स दिए गए हैं। अपने को ये देखना है कि कौन सी पुस्तक किस राइटर ने लिखी, वो मेल सही है। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, इसके आगे लिखा है फ्रैंक जे गुडनाउ। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एम.पी. फॉलेट। एरा ऑफ चैलेंज ड्वाइट वाल्डो। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी रॉबर्ट डाहल। इसका जो सही आंसर है वह है 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3। ये मैच कर रहे हैं, 1 2 3 मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी ये फ्रैंक जो गुडनाउ की बुक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सही है, ये एम.पी. फॉलेट की बुक है। और तीसरा है एरा ऑफ चैलेंज, यानी ये ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है। तो ये तीनों सही जवाब हैं। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी रॉबर्ट डाल की किताब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गैर वैधानिक निकाय हैं। यानी एक होता है वैधानिक, दूसरा होता है गैर वैधानिक। वैधानिक का मतलब किसी कानून के तहत किसी संगठन का या किसी निकाय का गठन किया जाता है तो वह वैधानिक निकाय माना जाता है, या इसके लिए संसद कोई न कोई कानून पारित करती है। ऑप्शन है मानवाधिकार, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय महिला आयोग। तो कौन कौन से गैर वैधानिक निकाय हैं, इसका जो सही जवाब है वो है सी। सी का मतलब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये गैर वैधानिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अंदर आया था, और राष्ट्रीय महिला आयोग इसका भी, यानी संसद ने एक कानून के तहत इसकी स्थापना की थी। परंतु योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये केवल एक कार्यकारी प्रस्ताव, एग्जीक्यूटिव प्रपोजल के आधार पर इनका गठन किया गया था। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को गैर वैधानिक निकाय के रूप में माना जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, जो योजना आयोग है उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, मार्च 1950 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। परंतु 1 जनवरी 2015 से
1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन सरकार द्वारा कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किन निगमों का लेखा परीक्षण सीएजी द्वारा नहीं किया जा सकता? सीएजी आप सबको पता है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 148, ये भारत में एक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, यानी इसको कहते हैं सीएजी। जो किए गए हैं यानी सीएजी हैं, ये किन किन की परीक्षण नहीं करता है? अब ऐसे कौन से कॉरपोरेशन हैं जिनका परीक्षण केग द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम। इसका जो सही जवाब है वो है 1, 2 और 4, यानी आरबीआई, फूड कॉरपोरेशन, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस निगम आईएफसी, और ये है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनके लेखाओं का परीक्षण सीएजी द्वारा नहीं किया जाता है। वहीं एलआईसी का जो है उसका परीक्षण सीएजी द्वारा किया जाता है। अब ये जो प्रावधान किए गए हैं, सीएजी जो परीक्षण करता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में करता है, 148 में इसकी नियुक्ति की जाती है, 149 में इसको पावर्स दिए गए हैं। उसके तहत ये संविधान और संसद द्वारा निर्धारित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो कर्तव्य हैं वो ये हैं कि ये भारत की संचित निधि से और प्रत्येक राज्य के संचित निधि से तथा विधानसभा युक्त प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से हुए सभी व्ययों से संबंधित लेखा परीक्षा करता है। और ये आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, प्रत्येक राज्य की आकस्मिक और लोक लेखा निधि से हुए सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। ये सीएजी के महत्वपूर्ण कर्तव्य थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रत्यायोजन की सफलता कुछ सिद्धांतों पर निर्भर होती है। ये सिद्धांत हैं, तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्रत्यायोजन सदैव स्पष्ट तथा लिखित होना चाहिए, प्रत्यायोजन सदैव समानांतर होना चाहिए, प्रत्यायोजन निकटस्थ अधीनस्थ को सौंपना चाहिए, आदेश की एकता के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। तो इनमें से कौन कौन से वह सिद्धांत हैं जो प्रत्यायोजन की सफलता को निर्धारित करते हैं? प्रश्न नंबर 15, इसका जो सही जवाब है वह है डी, यानी 1, 3 और 4। देखो, जब अपन किसी को पावर डेलीगेट करते हैं तो प्रत्यायोजन सदैव स्पष्ट और लिखित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। प्रत्यायोजन सदैव समानांतर होना चाहिए, समानांतर नहीं हो सकता, प्रत्यायोजन वर्टिकल होता है, यानी आप अपने से अधीनस्थ को जो पावर्स है उसको डेलीगेट करते हो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। थर्ड है प्रत्यायोजन निकटस्थ और अधीनस्थ को सौंपना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आदेश की एकता के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। यानी जब अपन कोई पावर्स डेलीगेट करते हैं तो उनमें आदेश की एकता का सिद्धांत अनुसरण होना चाहिए। आदेश की एकता का मतलब है कि प्रत्येक अधीनस्थ को एक उच्चस्थ व्यक्ति ही आदेश दे सकता है। तो ये है प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न है, बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यानी जो बजट होता है उसमें से ये नीति का एक यंत्र है, बजट आकलन विभागीय आधार पर होना चाहिए, ये प्रशासन पर जनता के नियंत्रण का उपकरण है, बजट में राजस्वगत तथा पूंजीगत पहलुओं का एकीकरण होना चाहिए। ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन कौन से बजट के लिए सही हैं? तो
जो ऑप्शन नंबर है आपका सी, 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों पहलू है वो बजट के संबंध में बिल्कुल सही है। यानी बजट एक नीतिगत यंत्र है। बिल्कुल, किसी भी सरकार का जो बजट होता है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। सरकार आने वाले वर्ष में कितना खर्चा करेगी, किस किस चीज़ों पर कौन कौन से कर टैक्स लगाए जाएंगे, या फिर कैसे रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। बजट आंकलन विभागीय आधार पर होना चाहिए। यानी बजट जब तैयार होता है तो प्रत्येक विभाग अपनी ज़रूरतें, अपनी आय के बारे में जानकारी प्रदान करता है सरकार को। ये प्रशासन पर जनता के नियंत्रण का उपकरण है। क्योंकि बजट कौन बनाता है? बजट बनाती हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव। जो सरकार होती है, कार्यपालिका, वो बजट का निर्माण करती हैं। और कार्यपालिका का चयन विधायिका में से होता है। विधायिका क्या है? यह जनता द्वारा जो सांसद चुने जाते हैं, एमपी या एमएलए। एमएलए इस प्रकार जो बजट का निर्माण होता है उसमें जनता का अनिवार्य रूप से योगदान होता है।